सो इस वीडियो में बेसिकली हम ये समझेंगे दैट व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। अब इसको करने के लिए मैंने यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम बनाया। सर्किट डायग्राम में क्या क्या चीज़ें हैं, एक बैटरी है, स्विच है, एक एमीटर लगा हुआ है। एमीटर आपको पता है करंट मेजर करते हैं ना, और ए और बी के बीच में गैप है। अब करना क्या है आपको, ए और बी के बीच में जो गैप है यहाँ पे अलग अलग लेंथ्स ऑफ वायर, अलग अलग वायर रखनी है, और हर बार जहाँ वायर चेंज होएगी तो मतलब क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे करंट की रीडिंग देखनी है कि कितनी चेंज हुई। राइट, ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। ये ऐसा ही एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। राइट, तो फर्स्ट केस में क्या किया मैंने, एक वायर थी, लेट सपोज उसकी लेंथ एल थी, एल लेंथ की एक वायर थी, उसको मैंने ए और बी के बीच में लगाया और यहाँ करंट की रीडिंग ऑब्जर्व करी। नेक्स्ट टाइम मैंने क्या किया, लेंथ को डबल कर दिया, 2L लेंथ की यहाँ पे वायर लगा दी और करंट की रीडिंग ऑब्जर्व करी। तो मैंने एक चीज़ देखी थी, यहाँ जैसे ही मैं लेंथ डबल कर रही हूँ, यहाँ पे एमीटर की रीडिंग जो है यानी करंट जो है हमारा डिक्रीज हो रहा है। मतलब कि क्या, लेंथ के इंक्रीज होने से करंट डिक्रीज हो रहा है। अब क्या है, ये है हमारा ओम्स लॉ, R इक्वल टू V बाय आई। यही चीज़ हमने पिछली क्लास में करी थी। R इक्वल टू V बाय आई, इस रिलेशन से क्या पता चल रहा है, दैट रेजिस्टेंस एंड करंट दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो करंट यहाँ डिक्रीज हो रहा है, मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा होगा, किसके इंक्रीज होने से, लेंथ ऑफ वायर के इंक्रीज होने से। यानी कि हमारे एक कंक्लूजन बना, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। नेक्स्ट टाइम मैंने क्या किया, यहाँ पे वायर की लेंथ नहीं चेंज करी, उसी लेंथ की वायर थी लेकिन थोड़ी सी मोटी थी, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा था। ठीक है, एक मोटी वायर लगाई, लेंथ वही एल थी। तो जैसे मैंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज किया, नेक्स्ट इसी बार भी मैंने यहाँ करंट की रीडिंग देखी और मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी, दैट करंट इंक्रीजेस विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे ही वायर मैंने मोटी वायर लगाई, करंट भी हमारा इंक्रीज हो रहा था। अब करंट और रेजिस्टेंस का रिलेशन आपको पता है, इनवर्स रिलेशन, मतलब रेजिस्टेंस क्या हो रहा होगा, करंट इंक्रीज हो रहा था, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा होगा। राइट, तो रेजिस्टेंस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्या रिलेशन आ गया, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा इंक्रीज हो रहा है। अब आप बात करेंगे कि डायरेक्ट क्यों नहीं रेजिस्टेंस का रिलेशन निकाल रहे, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई डिवाइस नहीं है जो रेजिस्टेंस और लेंथ और रेजिस्टेंस ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का कोई डायरेक्ट रिलेशन बताए, इसीलिए हम यहाँ एमीटर की हेल्प ले रहे हैं। राइट, जैसे एमीटर हमारा करंट मेजर करता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करता है, ऐसी कोई पर्टिकुलर डिवाइस नहीं है जो रेजिस्टेंस मेजर करे, इसलिए हम रेजिस्टेंस का रिलेशन इस तरीके से निकाल रहे हैं। राइट, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करके लिखूं तो क्या बनेगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A। इन दोनों को कंबाइन करके लिख दिया। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, कांस्टेंट लगाया, वो कांस्टेंट था रो, तो R इक्वल टू रो L बाय A। ठीक है, यहाँ से आता है हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला, इसे मैं क्लियर करके लिख देती हूँ। सो मैंने यहाँ लिख दिया फॉर्मूला, R इक्वल टू रो L बाय A। रो क्या है, रेजिस्टिविटी, लिखते कैसे, RHO। राइट, तो रेजिस्टिविटी डिफाइन करनी आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे, एक बार यहाँ देखिए, R इक्वल टू R इंटू A बाय L इक्वल टू रो, ये हमारा फॉर्मूला बनता है। ठीक है, R A बाय L इक्वल टू रो। अगर मैं एरिया किस में लेते हैं, मीटर स्क्वायर में लेते हैं। अगर मैं एरिया को 1 पुट कर दूं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है और लेंथ ऑफ वायर 1 मीटर है। ठीक है, तो R इंटू 1 बाय 1 ये हो जाएगा, या फिर इसको हटा दे तो R इक्वल टू रो, ये डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे डिफाइन करना है व्हाट इज रेजिस्टिविटी, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, लेंथ क्या है 1 मीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। इसी तरह हमने पिछली वीडियोस में अलग अलग यूनिट्स को कैसे डिफाइन किया था, यही तरीका लगाया था हमने, दोनों चीज़ों को 1 पुट किया था और हमारा आंसर आ गया था, है ना। जितने भी हमने करंट को डिराइव किया, वोल्टेज को 1 वोल्ट को डिराइव किया, है ना, सबकी डेफिनेशन हमने इसी तरीके से लिखी थी। तो यहाँ भी क्या होगा, इसकी डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे,
रो की वैल्यू RA/L इस फॉर्मूले से आ गई। हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर लिया, लेंथ 1 मीटर ली, तो R की वैल्यू रो के इक्वल है। हम बोल सकते हैं दैट रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। अब आते हैं इसकी SI यूनिट पे। ये तो हो गया रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना, ठीक है। अब आते हैं इसकी SI यूनिट पे। SI यूनिट क्या होती है रेजिस्टिविटी की? तो यहाँ देखिए इसी फॉर्मूले में RA/L इक्वल टू रो, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, ये आपको पता है। एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है, तो ये होगा हमारा मीटर स्क्वायर। लेंथ किस में होती है? लेंथ मीटर्स में होती है, तो डिवाइडेड बाय मीटर्स। ये मीटर से मीटर कैंसिल हुआ, तो ये हमारी रेजिस्टिविटी की यूनिट आ गई क्या? ओम मीटर। ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी की SI यूनिट क्या होगी? ओम मीटर। रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या थी? ओम थी। इस रेजिस्टिविटी की SI यूनिट क्या होगी? ओम मीटर। अब रेजिस्टिविटी में 2 मिनट बाद आएंगे, पहले हम एक साथ फैक्टर्स लिख लेते हैं सारे, किन किन फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। सो यहाँ मैंने फैक्टर्स लिख दिए सारे, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। फर्स्ट फैक्टर लेंथ ऑफ वायर और दूसरा रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आप इमेजिन करो वही पिछला वाला सर्किट जो मैंने बनाया था, उस सर्किट में जो मैंने निक्रोम वायर ली उसकी जगह अगर मैं कॉपर की वायर लूँ, तो मैं करंट देखूंगी कि अलग करंट आएगा, निक्रोम वायर का अलग करंट था। उससे क्या पता चला कि जैसे मैंने वायर का मटेरियल चेंज किया, निक्रोम वायर अलग थी, ठीक है, कॉपर की वायर अलग हुई, तो जैसे मैंने कंडक्टर का मटेरियल यानी वायर का मटेरियल चेंज किया, नेचर ऑफ कंडक्टर चेंज किया, हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो गई, ठीक है। तो तीसरा फैक्टर हमारा क्या है? रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ कंडक्टर या नेचर ऑफ मटेरियल जिसकी वो वायर बनी हुई है, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ फैक्टर पे, टेम्परेचर। टेम्परेचर के चेंज होने से भी रेजिस्टेंस चेंज होती है। रेजिस्टेंस अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होएगी। सो ये 4 फैक्टर्स हो गए जिस पे रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड करती है, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूले की बात करते हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या फिर डायरेक्ट लिख दूं R इक्वल टू रो L/A। इसमें रो क्या था? रेजिस्टिविटी। तो ये जो रेजिस्टिविटी वाला फैक्टर है ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? ध्यान रखना, ये जो रेजिस्टिविटी है ये ना ही लेंथ पे डिपेंड करती है ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, यानी नेचर हम चेंज करेंगे, वायर निक्रोम वायर की जगह कॉपर वायर या और कोई वायर लेंगे तो रेजिस्टिविटी में चेंज आएगा। दूसरी चीज़, जब हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेजिस्टिविटी में चेंज आएगा। सो काफ़ी बार कंफ्यूज करने के लिए वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हमने क्या किया, लेंथ डबल कर दी, बताओ रेजिस्टिविटी में क्या चेंज है। तो वहाँ क्या होगा, रेजिस्टिविटी लेंथ के चेंज होने से चेंज नहीं हो रही, रेजिस्टेंस चेंज हो रही है, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हो रही। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, दैट इट वोंट इफेक्ट अ रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी नहीं डिपेंड करती लेंथ ऑफ वायर पे। सो हमारा आंसर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चंस और देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख दिया, इसमें से किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अ वायर हैज़ अ डायमीटर ऑफ 0.5 मिलीमीटर। डायमीटर मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से ही निकालना है। आते हैं उस चीज़ पे, पहले रेजिस्टिविटी देख लेते हैं। रेजिस्टिविटी दी हुई है 1.6 × 10⁸ -8 ओम मीटर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर? लेंथ पूछी हुई है आपसे। टू मेक अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, रेजिस्टेंस दी हुई है 10 ओम। तो पहले जो जो दिया हुआ वो चीज़ें लिख लेते हैं। आर दिया हुआ आपको 10 ओम, रेजिस्टिविटी आपको दी हुई है, रेजिस्टिविटी क्या होती है 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर, ये आपको रेजिस्टिविटी दी हुई है। और साथ में डायमीटर दिया हुआ, वायर का डायमीटर, ठीक है। तो डायमीटर दिया हुआ 0.5 मिलीमीटर। फर्स्ट थिंग आप क्या करेंगे, डायमीटर को आप मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जनरली यहाँ सारी यूनिट्स मीटर्स में है। तो चेंज किया मैंने इसे 0.5 × 10⁻³ मीटर। अब क्या है, ये डायमीटर दिया हुआ है। वायर का जब आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो एक सर्कल सा फॉर्म होता है। तो यहाँ आप जब आप एरिया लेंगे तो एरिया आपने क्या लेना है, सर्कल का एरिया। सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू πr²। यहाँ r तो दे नहीं रखा, रेडियस नहीं दे रखा, आपको डायमीटर दे रखा है। तो रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे आप, रेडियस इक्वल टू दिस डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, यही फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ फॉर्मूला आया एरिया का, पाई की वैल्यू 3.14 भी ले सकते हैं, 22/7 भी ले सकते हैं, मैं अभी पाई ही छोड़ रही हूँ। r² यानी 0.5/2 × 10⁻³ इस पूरी टर्म का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा एरिया आया, यहाँ पाई की वैल्यू पुट करेंगे आप। अब आते हैं फॉर्मूले पे।
फॉर्मूला आपको पता है R इक्वल टू रो L बाय A, यही फॉर्मूला है। आपको लेंथ निकालनी है, बाकी सब चीज़ें दी हुई हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ से इक्वेशन आएगी R इंटू A, ये इधर गया, ये नीचे आया, डिवाइडेड बाय रो इक्वल टू L। ठीक है, यहाँ से एरिया आ गया, एरिया आ गया, आर आपको दिया हुआ है और रो दिया हुआ है, यहाँ डायरेक्टली वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देती हूँ, आप खुद जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वेरीफाई कर लेना। सो आंसर आता है यहाँ पे 122.7 मीटर्स। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ये आना चाहिए 122.7 मीटर्स। वेरीफाई कर सकते हैं आप आंसर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे। ये तो हो गया हमारा सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं इनमें से और क्या क्या आ सकता है। सो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है, कैलकुलेट द चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर व्हेन इट्स लेंथ इज डबल्ड। लेंथ डबल करी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ किया। रेजिस्टेंस इनिशियली कितनी थी वो नहीं बताया हुआ, आपको बताया हुआ बस रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा जब लेंथ हमने डबल कर दी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ कर दिया। अब अगर इनिशियल सिचुएशन हम इमेजिन करें, इनिशियली रेजिस्टेंस R होगी, ठीक है, लेंथ L होगी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A होगा, जनरली हम मान लेते हैं, तो R इक्वल टू रो L बाय A ये हमारा फॉर्मूला लगता। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसमें नई सिचुएशन में मेरे को रेजिस्टेंस निकालनी है, जिसमें मैंने क्या किया, लेंथ को डबल कर दिया, तो L की जगह लेंथ क्या हो गई अब हमारी 2L हो गई और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हाफ कर दिया, तो एरिया क्या हो गया, हाफ ऑफ जितना पहले एरिया था। ठीक है, यहाँ एरिया A था तो यहाँ हाफ ऑफ A हो गया। तो रेजिस्टेंस नई जो मुझे निकालनी है, तो मैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर डालूं, रो इंटू 2L डिवाइडेड बाय 1/2A। ठीक है ना, मैंने यही वैल्यूज पुट करी, तो मैं इसको क्या लूँगी, रो इंटू ये 2 ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा, रो L बाय A, ये 2 था, यहाँ से 2 ऊपर गया यानी मल्टीप्लाइड बाय 4। अब देखो यहाँ पे, यहाँ रो L बाय A की वैल्यू क्या थी, R कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, बट रो L बाय A की वैल्यू R थी, तो मैं R डैश लिखूंगी, R इंटू 4 या फिर 4R। ठीक है, तो हमारी जो नई रेजिस्टेंस आई है वो पुरानी रेजिस्टेंस के 4 टाइम्स आई है। ठीक है, R डैश इक्वल टू R डैश या फिर आप R2 भी लिख सकते हैं, जो नई रेजिस्टेंस है उसे R2 से अगर आप रिप्रेजेंट करें तो R2 इक्वल टू 4 टाइम्स R, जो पिछला हमारा आंसर था उसके 4 टाइम्स हो गई रेजिस्टेंस। अब समझ दो, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, पूछा हुआ है चेंज इन रेजिस्टेंस। अब जब चेंज पूछा हुआ है तो चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल रेजिस्टेंस 4R है, इनिशियल रेजिस्टेंस R थी, तो अगर चेंज पूछा हुआ है तो आंसर आएगा 4R, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल विच इज 3R। अगर तो हमारा क्वेश्चन आता कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस, तो आप 4R लिखते। ठीक है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द 2 रेजिस्टेंस, तो आप दोनों का रेशियो निकाल लेते, 4/1 रेशियो आ जाता। अगर आपसे पूछा हुआ चेंज इन रेजिस्टेंस, तो चेंज क्या होगा, 4R माइनस R, तो ये क्या होगा 3R। अगर यहाँ आपको R की वैल्यू दी हुई है, आपको इनिशियली दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस इतनी है, नई रेजिस्टेंस निकालो, तो आप डायरेक्टली यहाँ R की वैल्यू पुट कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत कॉमन होते हैं। अच्छा, इसी में अगर एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, ऑल्सो कैलकुलेट द चेंज इन रेजिस्टिविटी, तो समझिए अगर रेजिस्टिविटी का चेंज पूछा जाए तो क्या आएगा यहाँ पे। आई होप आपको क्लियर हो कि लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के चेंज होने से रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आता। थोड़ी देर पहले हमने रिवाइज किया है, तो यहाँ पे अगर रेजिस्टिविटी का चेंज पूछते तो आप बोलते हैं नो चेंज इन रेजिस्टिविटी, बिकॉज रेजिस्टिविटी 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक क्या, टेम्परेचर, और दूसरा क्या, नेचर ऑफ द कंडक्टर, किस मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है, अब एक लास्ट चीज़ बची है, वो भी देख लेते हैं। सो मैंने यहाँ डिफरेंट मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी लिख दी। मेटल्स एंड अलॉयज की रेजिस्टिविटी क्या होती है, 10⁻⁸ टू 10⁻�6, मतलब इन दोनों के बीच में लाया करती है। आपको दिख रहा होगा माइनस में वैल्यू है, मतलब ये वैल्यू बहुत कम है, यानी कि मेटल्स और अलॉयज की रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट देखते हैं रबर एंड ग्लास की। रबर और ग्लास की रेजिस्टिविटी देखो 10⁻12 टू 10⁻17, मतलब बहुत हाई है ना, इनके कंपैरिजन में देखें तो बहुत हाई रेजिस्टिविटी है। अब देखो इस चीज़ से हम पिछला एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, मेटल्स एंड अलॉयज की रेजिस्टिविटी बहुत लो है। रेजिस्टिविटी बहुत लो है यानी रेजिस्टेंस भी बहुत लो ही जाएगी, और रेजिस्टेंस लो होगी तो करंट क्या होगा,
करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो करंट ज़्यादा पास करेगा। जब करंट ज़्यादा पास करेगा सर्किट में तो हम बोल सकते हैं कि मेटल्स और अलॉयज़ ये क्या है, गुड कंडक्टर्स है, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि इनमें इजीली करंट पास कर रहा है। सो दीज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यही चीज़ हमने लास्ट टाइम भी पढ़ी थी, लेकिन उसका रीज़न आज समझ आया है क्यों गुड कंडक्टर्स है मेटल्स और अलॉयज़। और इसी तरह रबर एंड ग्लास, इनमें रेजिस्टिविटी बहुत हाई है, तो इससे क्या होगा, रेजिस्टेंस में भी फ़र्क पड़ेगा और इससे इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, दे वुड बी इंसुलेटर्स या फिर बैड कंडक्टर्स बोल सकते हैं। सो दीज आर जनरली इंसुलेटर्स या फिर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो ये इस तरह आंसर आता है। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है, व्हाई हीटिंग एलिमेंट्स आर जनरली मेड अप ऑफ अलॉयज। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार बोर्ड में वो क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। सो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो इसको आप याद रख लेना, ये आपके MCQ में ज़रूर काम आ सकता है। दिस वैल्यू कैन बी यूज्ड इन MCQ, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है इस पे MCQ क्वेश्चन। सो आई एंड माई वीडियो हेयर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।